चलिए जी फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर का अगेन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पर इस लेक्चर में हम क्या देख रहे होंगे, हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स का टॉपिक जो है उसका आगाज़ करेंगे। चेंज इन होल्डिंग में हमें याद है कि चेंज इन होल्डिंग में हमने 6 सिनेरियोज देखे थे और उसमें से 4 हमने कर लिए, 2 हमने नहीं किए अभी। ठीक है, वी रिमेंबर दैट। ठीक है ना। सो उन 2 सिनेरियोज में क्या होता है वो करना अभी रहता है, बट वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स के साथ मिक्स होकर सवाल आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स का हम टॉपिक का आगाज़ करेंगे और समर 18 का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है जी, जिसको हम इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, हमने अभी तक ये देखा कि एक पेरेंट है, उसकी एक सब्सिडरी है, एक से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। हमने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, उसके नीचे एक कंपनी है ए और उस ए के नीचे एक कंपनी है बी। फर्ज कीजिए इस पी का इस ए में 70% शेयर है और इस ए का इस बी में 60% शेयर है। ठीक है, 3 कंपनीज हैं पी, ए और बी। पी का ए में 70% शेयर है, तो पी का ए के साथ क्या ताल्लुक है? डेफिनेटली ए इज पीज सब्सिडरी। पी का बी के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा, ए का बी के साथ क्या ताल्लुक है? डेफिनेटली बी इज एज सब्सिडरी। पी का बी के साथ क्या ताल्लुक है? इस पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना? इस पे क्वेश्चन मार्क होता है। याद रखिए, बी इज ऑल्सो पीज सब्सिडरी। इन अदर वर्ड्स, अगर आपकी कोई सब्सिडरी है तो उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका आपके साथ वही ताल्लुक होता है जो उनका सब्सिडरी के साथ है। यानी कि अगर आपकी कोई सब्सिडरी है, जैसे ए आपकी सब्सिडरी है, इसकी आगे कोई सब्सिडरी है, इसका आगे कोई एसोसिएट है, इसका आगे कोई जेवी है, कोई जेओ है, जो भी है वो आपका भी वही कुछ है। यानी कि इसकी सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी, इसकी जेवी आपकी जेवी, इसका एसोसिएट आपका एसोसिएट। बात समझ रहे? ऐसा क्यों है? ये भी सवाल होता है, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए कि सब्सिडरी आपसे अलग नहीं है, सब्सिडरी को आप कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब अगर ये सब्सिडरी किसी और को कंट्रोल करती है तो उस एंटिटी को भी आप ही कंट्रोल करते हैं। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? ये सच है या झूठ है? सब्सिडरी को आप कंट्रोल करते हैं, तो अगर आगे ये किसी को इन्फ्लुएंस करती है, कंट्रोल करती है, तो वो इन्फ्लुएंस या कंट्रोल किसका है? आपका ही तो है, राइट? इसका मतलब बी भी पी की सब्सिडरी है। यह है पहली बात। हाउएवर, आगे की कुछ बातें बड़ी मजेदार हैं इसमें। ठीक है, बी पी की सब्सिडरी है, इसका मतलब पी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी सब्सिडरीज नजर आएंगी? ए भी नजर आएगी और बी भी नजर आएगी। 2 सब्सिडरीज नजर आएंगी। फाइन, ठीक। इन दोनों में एनसीआई क्या होगा? ए में एनसीआई है 30%, करेक्ट? ए में एनसीआई कितना है? 30%। अब मजेदार बातें शुरू होने लगी हैं। बी में एनसीआई कितना है? बी में एनसीआई कितना है? बी में एनसीआई है 58%। लें जी, अब आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज का आगाज है। 58%। आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, 58% कैसे? गौर से देखो, आपका ए में 70% होल्डिंग है, ए का बी में 60% होल्डिंग है। व्हाट इज
70% of 60%. What is 70% of 60%? It is 42%. इसका मतलब इफेक्टिवली आपकी बी में 42% होल्डिंग है। वो आपकी सब्सिडरी जरूर है, बट होल्डिंग आपकी 42 ही है। तो भाई यहां पे एनसीआई है 58%। ये सुनकर घबराना नहीं है कि यार 58% पे कैसे सब्सिडरी बन सकती है। बन सकती है, बनती है। अगर इसमें लीगल ओनरशिप की बात की जाए तो मेरी सिर्फ 42% लीगल ओनरशिप है, बट इसके फैसले कौन करेगा? मैं करूंगा, कंट्रोल मेरे पास है। राइट। तो दो बड़ी खूबसूरत बातें हमें समझ आई। एक ये कि जी पी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो सब्सिडरीज नजर आएंगी। दूसरी ये कि इन सब्सिडरीज की एनसीआई की परसेंटेज क्या होगी। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, जब ये दोनों मेरी सब्सिडरीज है ना, तो याद रखना, ये बात एक याद रखना आप, अगर ये दोनों मेरी सब्सिडरीज हैं तो इन दोनों के तमाम एसेट्स, तमाम लाइबिलिटीज, तमाम इनकम्स, एक्सपेंसेस वगैरह और तमाम एडजस्टमेंट्स वैसे ही होंगी जैसे किसी आम सब्सिडरी की होती हैं। जैसे किसी आम सब्सिडरी की होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पी अगर बी को कोई सेल करता है, पी अगर बी को कोई सेल करता है इन्वेंट्री, और उसमें कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आता है, तो उसकी इलिमिनेशन वैसे ही होगी जैसे किसी आम सब्सिडरी की होती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, जो जहां तक हमने पढ़ा है उससे मजीद कॉम्प्लेक्स चीजें भी हैं। तो ये हो गया एक सिनेरियो, इसको कह देते हैं एक सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया हमारा कि इस किस्म का ग्रुप हो सकता है। अब इसके मजीद लवाजमात हैं बहुत सारे। क्या गुडविल की कैलकुलेशन मुतासिर होगी? जाहिर है एनसीआई 58% पर है, कुछ तो इफेक्ट आएगा। क्या और चीज़ें मुतासिर होंगी? वो ऑब्वियसली सवालात के अंदर आपने देख ही लिया मेरी नेचर क्या है। मैं ज़बानी चीज़ें बताने में बिलीव नहीं रखता, मैं न्यूमेरिकली सॉल्व कराने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स ही न्यूमेरिकल्स के। ठीक, सवालात के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। बुनियादी कॉन्सेप्ट्स अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, पहला सिनेरियो हो गया। चलें एक और सिनेरियो टेस्ट करते हैं। एक और सिनेरियो ये है कि पी है, उसके पास एक एंटिटी ए है और उस एंटिटी ए में उसका 80% इंटरेस्ट, 80% होल्डिंग है पी का ए में। ठीक है। ए के नीचे एक और एंटिटी है बी, और ए का बी में फर्ज कर लीजिए 30% इंटरेस्ट। ठीक है। पी का डायरेक्टली भी बी में इंटरेस्ट है, फर्ज कर लीजिए क्या कह दें, 25% कह देते। अब फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पैदा हो जाती है, गौर से सुनिएगा। ए पी की क्या है? सब्सिडरी फॉर श्योर। ओके। बी ए की क्या है? एसोसिएट फॉर श्योर, बिल्कुल ठीक है। बी पी की क्या है? अब क्वेश्चन मार्क फिर आ जाता है बच्चों के जहन में, यार ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बात है। इसको मेजर करने का तरीका क्या है कि ये है क्या? इसको मेजर करने का तरीका है कि आप अपनी शेयर होल्डिंग देखें और अपनी सब्सिडरी की शेयर होल्डिंग देखें कंप्लीट, और देखें क्या वो 50% से ज्यादा है
कैसे भला? आपकी अपनी शेयर होल्डिंग है 25% और आपकी सब्सिडरी की शेयर होल्डिंग है 30%। क्या ये 50% से ज्यादा है? बिल्कुल है। आप कहेंगे पी पी की सब्सिडरी है। अच्छा, किस तुक पे? ये भी तो सवाल होगा ना भाई, किस तुक पे? व्हाट इज द रैशनल फॉर दिस? रैशनल ये है कि फर्ज करो बी एजीएम कॉल करता है अभी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एजीएम कॉल करता है, ठीक है ना? अच्छा, उस ईओजीएम कह लो, एजीएम कह लो, जो भी है, उस जनरल मीटिंग में इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होने, आपके पास कितने परसेंट वोटिंग राइट्स एक्सरसाइजेबल होंगे? आपके पास 25% वोटिंग राइट्स डायरेक्टली आपके पास होंगे, क्या ख्याल है? और 30% वोटिंग राइट्स आपकी सब्सिडरी के पास होंगे, ए के पास। अब ए कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि उसकी कोई अपनी राय हो, वो तो एक लीगल पर्सन है। ए की राय क्या होगी? ए क्या बोलेगा वहां जाके? वही जो आप उसे कहोगे बोलने के लिए, क्योंकि आप उसे कंट्रोल करते हो। इसका मतलब एजीएम में ये 30% राय भी आपकी ही होगी और ये 25% राय भी आपकी ही होगी। तो हो गई ना ग्रेटर देन 50% राय, वोटिंग पावर आपके पास। क्या ख्याल है? इस बुनियाद पर स्टैंडर्ड कहता है कि ये बी भी पी की सब्सिडरी है। यानी जब पी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे तो दो सब्सिडरीज आएंगी वहां पे, ए भी और बी भी। ए विल बी a subsidiary and B will also be a subsidiary, right? इनमें जब एनसीआई पूछा जाएगा कि यार एनसीआई कितना कितना है, तो ए में एनसीआई आएगा 20%। क्या ख्याल है? 80 हमारा है तो 20 एनसीआई है। बी में कितना एनसीआई आएगा? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। बी में कितना एनसीआई आएगा? बी में एनसीआई आएगा 51%। अच्छा, 51% कैसे भाई? बहुत आसान। बी में 25% होल्डिंग हमारी डायरेक्ट है, जमा 30% होल्डिंग है हमारी सब्सिडरी के थ्रू। 30 का 80% ले लेता हूं बिकॉज उस सब्सिडरी में मेरी 80% है। तो जो मेरी लीगल ओनरशिप है मेरी, वो है टेक्निकली स्पीकिंग 49%। क्या ख्याल है? 25 जमा 30 का 80 24 इज 49%। तो अगर लीगली मैं 49% ओन करता हूं तो बाकी 51 किसका है? एनसीआई का। अगेन यहां पर भी बच्चे परेशान होते हैं कि यार बात तो सच है लेकिन बात समझ मुश्किल से आती है कि यार मोर देन 50% एनसीआई है बट इट इज स्टिल और सब्सिडरी। दिस कुड बी द केस एंड दिस इज द केस, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी, पहले तो जरा स्क्रीन को देखें गौर से और डाइजेस्ट करें इसे। ऑलराइट जी, आई होप आपने देखा है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड सिनेरियो, फर्ज कीजिए कंपनी पी है और उसकी ए में 70% होल्डिंग है और ए की आगे बी में 30% होल्डिंग है। अब हमें पता है कि पी और ए का आपस में क्या ताल्लुक है? ए पी की सब्सिडरी है। ए और बी का क्या ताल्लुक है?
बी ए का एसोसिएट है। क्या ख्याल है? सवाल यह है कि पी और बी का आपस में क्या ताल्लुक है? जवाब, बी पी का एसोसिएट। वही ताल्लुक जो उसकी सब्सिडरी से उसका ताल्लुक है, सेम वही ताल्लुक। बी पी का क्या है? एसोसिएट। और ये इसकी इसकी रीजन मैं आपको पहले बता चुका सिनेरियो 1 के अंदर, कि जो सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है किसी भी एंटिटी के साथ, वही आपका होता है, बिकॉज सब्सिडरी और आप टेक्निकली एक ही होते हैं, आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मालूम यह हुआ कि पी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, गौर से सुनिएगा, एक सब्सिडरी आएगी ए और एक एसोसिएट आएगा बी। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? सब्सिडरी में एनसीआई है 30% और एसोसिएट में याद रखिएगा एसओपीए वगैरह, एसओपीए एटसेट्रा कर देता हूं, वो सारा लिया जाएगा एट 30%। हाउएवर इस एसओपीए एटसेट्रा में एनसीआई का शेयर भी होगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर आपका डायरेक्ट एसोसिएट ना हो, आपकी सब्सिडरी के नीचे एसोसिएट हो, तो एसओपीए वगैरह में किसका हिस्सा होता है? एनसीआई का हिस्सा भी होता है। डायरेक्ट सारा का सारा एसओपीए आपके पास नहीं आएगा, आपके कॉलम में इनर आउटर कॉलम वाली बात है ना, आपके पास नहीं आएगा। उसका हिस्सा 30% हिस्सा उसका, बिकॉज एनसीआई इज 30% ओवर हियर, एनसीआई को भी जाएगा। है ना एक और बड़ी मजे की बात। ठीक है जी। अगेन, अगर इस एसोसिएट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही हैं, तो उसकी वही नॉर्मल अकाउंटिंग होगी जो किसी भी एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शंस की होती है। इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट रिवर्स करो, ये वो लटम पटम। ठीक। एक और सिनेरियो देखते हैं, अभी बड़े मजे का सिनेरियो है, फोर्थ सिनेरियो। ये देखते हैं ये क्या है। ये है कि पी है, उसके नीचे ए है। फर्ज कीजिए पी का ए में 70% इंटरेस्ट है, उसके नीचे बी है, ए का बी में फर्ज कर लीजिए 15% इंटरेस्ट है, और पी का डायरेक्टली भी बी में 10% इंटरेस्ट है। पी का बी में डायरेक्टली भी 10% इंटरेस्ट है ना। एक और मजे का सिनेरियो, अगर हम पी और ए की बात करें तो डेफिनेटली ए जो है वो पी की सब्सिडरी है। अगर हम ए और बी की बात करें तो उनका तो आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ना सब्सिडरी है, ना एसोसिएट है, ना कुछ। वो तो IFRS 9 है शादी। क्या ख्याल है ना? और अगर पी और बी की बात करें तो क्या रिश्ता है? थोड़ा सा आपका ब्रेन इस डायरेक्शन में अब चलना चाहिए। तो इन दोनों का एसोसिएट का रिश्ता है, बी पी का एसोसिएट है। इसके लिए वही लॉजिक है इसके लिए कि अगर आज बी अपनी एजीएम बुला लेता है और उसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करवाना चाहता है फॉर एग्जांपल, वही एजीएम वाली लॉजिक है इसमें भी, सेम लॉजिक। तो क्या होगा? 15% होल्डिंग का राइट होगा या वोटिंग का राइट होगा ए के पास, और ए क्या करेगा? आपकी मर्जी। और 10% आपके पास खुद होगा, आप तो जाहिर अपनी मर्जी की काम करेंगे, तो आपकी मर्जी कितने परसेंट पर चलेगी? 25% पर। हो गया ना फिर आपका एसोसिएट। क्या ख्याल है?
समझ आई? तो फिर क्या होगा, याद रखिएगा, पी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक सब्सिडरी नजर आएगी ए और एक एसोसिएट नजर आएगा बी। सब्सिडरी में एनसीआई होगी 30%, जबकि एसोसिएट का एसओपीए वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं, वो रिकॉर्ड की जाएंगी 25% पर। कितने परसेंट पर? 25% पर। हाउएवर इस अमाउंट्स में एसओपीए वगैरह में एनसीआई का हिस्सा भी होगा, एनसीआई का हिस्सा भी होगा। ये सारी की सारी पेरेंट के पास नहीं जाएगी, इसमें एनसीआई का शेयर भी होगा। क्वेश्चन एक छोटा सा आपको देता हूं, 1 मिनट पॉज करके इस पे सोचिएगा, और अगर आप सोच पाए तो इसका मतलब है आपको ये स्लाइड समझ आ गई है। यहां ऊपर एनसीआई का शेयर होगा 30%, जैसे मैंने आपसे कहा, बिकॉज एनसीआई इज 30%। सो फर्ज कीजिए अगर एसओपीए 100 का रिकॉर्ड होता है, एसओपीए कितने का रिकॉर्ड होता है? 100 का, तो वो पेरेंट को मिलेगा 70 और एनसीआई को मिलेगा 30। डन? ये तो आसान है, तो बड़ा आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट अबाउट हेयर? यहां एनसीआई का शेयर क्या होगा? फर्ज कीजिए अगर एसओपीए आता है 100 का, तो उसमें पेरेंट को कितना मिलेगा और एनसीआई कितना मिलेगा? सोच सकते हैं, है ना ट्रिकी? 1 मिनट जरा पॉज करके इस पे सोचिए, डायग्राम को गौर से देखिए और सोचिए। आई होप आप सबने इस पे सोचा है। इसका करेक्ट आंसर है जी 18%। हम देखते हैं कैसे, हाउ इज दैट ट्रू, बना के देखते हैं। देखिए आपका एसओपी आया 100 का, ठीक है ना, कितने का आया? 100 का। आप पहले तो उसे दो हिस्सों में तोड़ लें, क्योंकि ये 25% है, तो आप इसे दो हिस्सों में तोड़ लें। 15% के अगेंस्ट जो एसओपी है वो अलग कर लें, 10% के अगेंस्ट जो एसओपी है वो अलग कर लें। 15 और 10 कौन से वाले? ये 15, ये 10। तो अगर मैं इसको इस प्रोपोर्शन में तोड़ूं 100 को, तो इसका जवाब बनता है 60 और 40। तोड़ के देख लें, 100 को अगर 15/25 और 10/25 करके तोड़ा जाए तो जवाब बनता है 60 और 40। इसका मतलब है कि जिसमें एनसीआई का हक है, हिस्सा है, उसके अगेंस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है 60, और जिसमें एनसीआई का कोई हिस्सा नहीं है उसके अगेंस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है 10। किसकी एनसीआई की बात कर रहे हैं? ये ए वाली एनसीआई की बात कर रहे हैं, और तो कोई एनसीआई है ही नहीं ना जी, और तो कोई सब्सिडरी है ही नहीं। इस 40 में तो एनसीआई का कोई हिस्सा नहीं है। हां, इस 60 में एनसीआई का हिस्सा है 30%, तो यह बन जाएगा 18 और यहां 0, तो यह टोटल बन जाएगा 18। 100 में से 82 पेरेंट को मिलेगा और 18 एनसीआई को मिलेगा, यानी कि एनसीआई को 18% शेयर जा रहा होगा। है ना ये मुश्किल? एक दफा जरूर इंसान परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, पर जब उसको गौर से बंदा देखता है तो बंदा कहता है यार हाँ ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद दो सिनेरियो और है, ये हो गए हमारे 4 सिनेरियोज। दो सिनेरियोज और हैं। अच्छा, दो सिनेरियो और क्या है? फर्ज कीजिए एक कंपनी पी है, उसके नीचे एक कंपनी है ए।
पी की ए में 30% होल्डिंग है और उसके नीचे एक कंपनी है बी, ए की बी में 30% होल्डिंग है। ये फिफ्थ सिनेरियो है हमारा। ठीक है, पी और ए का आपस में क्या ताल्लुक है? एसोसिएट है। ए पी का क्या ख्याल है? बी का ए से क्या ताल्लुक है? अगेन एसोसिएट। बी ए का। पी का बी से क्या ताल्लुक है? जवाब है कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज अ सिंपल IFRS 9 इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो रिलेशनशिप एज सच। क्यों कोई रिलेशनशिप नहीं है भाई? इसलिए नहीं है कि एसोसिएट पे हमारा इन्फ्लुएंस आगे, इसका इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऐसे ही है ना, दोनों का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बी पर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? फर्ज करें बी अपनी एजीएम कॉल करता है, वही एजीएम वाला असूल है। एजीएम कॉल करता है, कहता है मैंने डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब आपकी ख्वाहिश है कि मिस्टर ए, बी और सी, तीन लोग हैं जो आपको बड़े पसंद हैं, आप उनको डायरेक्टर नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, इलेक्ट करवाना चाहते हैं। आप ए को कहते हैं यार एक काम करो प्लीज, बी की एजीएम में जाओ और मिस्टर ए, बी और सी को वोट करो। क्या ए आपकी बात डेफिनेटली मान लेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। आपकी सिर्फ 30% कंट्रोल होल्डिंग है वहां पे, कंट्रोल नहीं है आपका, इन्फ्लुएंस है। वो मद्देनजर जरूर रखेगा, कंसिडर जरूर करेगा आपकी बात को, मान ले ये जरूरी नहीं है। लिहाजा जरूरी नहीं है कि मिस्टर ए, बी और सी ही इलेक्ट हों बी की एजीएम में एज डायरेक्टर्स। बात समझ आई? आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आपको। इसका मतलब एसोसिएट का एसोसिएट आपका एसोसिएट हो ये जरूरी नहीं है। हां, सब्सिडरी के नीचे जितने भी रिश्ते होते हैं वो आपके भी सेम रिश्ते होते हैं। एसोसिएट के नीचे जो रिश्ते होते हैं वो आपके सेम रिश्ते नहीं होते। तो पी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर क्या नजर आएगा? पी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो खैर बनेंगी नहीं, उसकी तो सब्सिडरी नहीं है। पी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आएगा एक एसोसिएट विच इज ए, विच इज ए, दैट्स इट। बी नजर नहीं आएगा। यहां जरा पॉज कीजिए, इसको 1 मिनट जरा इस पे सोचिए प्लीज। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ सिनेरियो पोटेंशियली क्या हो सकता है? सिक्स्थ सिनेरियो क्या हो सकता है? सिक्स सिनेरियो हो सकता है कि ये पी है, ये ए है, पी की ए में 30% होल्डिंग है, आगे ये बी है और ए की बी में 80% होल्डिंग है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने ब्रेन्स को यूज करें। पी ए का क्या है? एसोसिएट है या नहीं? क्लियर? ए और बी का क्या ताल्लुक है आपस में? बी ए की क्या है? सब्सिडरी। कंफर्म। तो पी और बी का आपस में क्या ताल्लुक है?
बी पी का क्या है? जवाब है एसोसिएट। जवाब क्या है? एसोसिएट। बी पी का क्या है? एसोसिएट। हाउएवर किया क्या जाता है? पहले तो ये आपके ज़हनों में क्लियर होना चाहिए क्यों मैं कह रहा हूं एसोसिएट है। एसोसिएट इसलिए है कि बी और ए एक्चुअली को दो अलग चीजें नहीं है। चूंकि बी ए की सब्सिडरी है, तो अगर आपका ए पे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो इसका मतलब आपका बी पे भी सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। बात समझ आ रही है? आपकी सब्सिडरी या किसी की भी सब्सिडरी उससे अलग नहीं होती चीज। इफेक्टिवली वो एक ही चीज है, एक ही बात है। राइट? इसे हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डील कैसे किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो एसोसिएट्स नहीं दिखाए जाते। ऐसा नहीं किया जाता कि दो इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स आ रहे हों। पी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक ही एसोसिएट दिखाया जाएगा, विच इज ए। दो एसोसिएट नहीं दिखाए जाएंगे। हाउएवर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट लेना है ना, सोपा वगैरह, जो 30% पे लेना है, वो ए के प्रॉफिट्स पे नहीं लिया जाएगा। ए के प्रॉफिट्स हैं फर्ज कीजिए 100, उस पे नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो ए की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। हां जी, ए अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। क्यों भला? क्योंकि उसके पास एक सब्सिडरी है। जिसके पास सब्सिडरी होती है उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनानी होती हैं। ए की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू लिखा नजर आ रहा होगा हमें। आता है नहीं आता? इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एनसीआई आता है या नहीं आता? आता है ना जी। से पेरेंट 150, एनसीआई 50 और टोटल 200। पता है हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली? हम ये जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट है 150 का, इस पे एसओपीए लेते हैं 30%। इन अदर वर्ड्स, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं एसओपीए वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ए की, जिसके अंदर ए और बी दोनों शामिल होते हैं। लिहाजा कहा जाता है कि हमारा वन एसोसिएट है। कौन सा एसोसिएट? ए ग्रुप। ए और उसकी तमाम सब्सिडरीज हमारी एसोसिएट। ए जो ग्रुप है वो पूरा हमारा एसोसिएट है। ये पॉइंट भी नो डाउट मुश्किल था। यहां पर पॉज कीजिए और दो काम कीजिए प्लीज साइमल्टेनियसली। एक तो इस पॉइंट को देखिए और 6 के 6 सिनेरियोस को एक दफा अपने जहन में दोहराइए। दूसरा, उसके बाद ये करने के बाद समर 18 का क्वेश्चन 2 देखिए अपने पास। याद रखिएगा, ये जो 6 सिनेरियोज मैंने बनाए हैं, ये 6 के 6 एग्जाम में आज तक टेस्ट नहीं हुए। इनमें से कुछ टेस्ट हुए हैं। ठीक है ना? तो हम इंशाल्लाह आज तक के एग्जाम्स एज वेल एज फ्यूचर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है? यहां पर 5 मिनट जरा पॉज कीजिए, ये 6 के 6 सिनेरियोज रिवाइज कीजिए और फिर समर 18 का क्वेश्चन 2 अच्छी तरह जरा पढ़िए एक दफा प्लीज। अरे जी, आई होप आप सब ने इसको देखा है तसल्ली से और समर 18 का क्वेश्चन 2 भी रीड कर लिया है अपने पास। ठीक है जी। सो समर 18 का क्वेश्चन 2 अब हम मिलके भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। हम देखते हैं क्या सिनेरियोज हैं जो इसके अंदर
एग्जामिन किए जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमने इसमें सीखनी है। सवाल क्या कहता है जी? कहता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ AL, BL, FL, 3 कंपनीज हैं एट 31st December 2017 आर एज फॉलोज। ठीक, और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो तो उसमें एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट में PPE है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट इन BL है, और मज़े की बात वही कॉस्ट पे कैरी हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन FL है, वही कॉस्ट पे कैरी हो रही है। आपको पता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप कॉस्ट पे कैरी कर सकते हैं। ठीक, BL की जो इन्वेस्टमेंट है वो AL ने की हुई है, और FL की जो इन्वेस्टमेंट है वो BL ने की हुई है। गौर करें आप। और कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स में ऐसा ही होता है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? देखें, अगर ऊपर AL है और फिर BL है और फिर नीचे FL है, तो यही होगा ना। AL ने BL में इन्वेस्टमेंट की होगी और BL ने आगे FL में इन्वेस्टमेंट की होगी। क्या ख्याल है? जैसे हमने सिनेरियो 1 पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या हमें मिलता है इंफॉर्मेशन। करंट एसेट्स हैं, फिर इक्विटी कैपिटल में शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी से मुराद ग्रेचुटी पेएबल है बेसिकली। अब ये क्या होती है? ये IS 19 का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, अगर आप मेरे कोर्स के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो IS 19 फॉल्स आफ्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो IS 19 का टॉपिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद कोर्स के सीक्वेंस में आता है। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप कोर्स सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो अभी आपको नहीं मालूम कि ये ग्रेचुटी क्या होती है, बट इट्स अ पेएबल। ठीक, यू विल नो व्हेन यू लर्न IS 19। ठीक, करंट लाइबिलिटीज हैं जी, एंड टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज हैं। तीनों कंपनीज की बैलेंस शीट देती है हमें। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। क्या कहता है? AL ने, इन्वेस्टर कौन था? AL। उसने होल्डिंग ली कितनी? 65%। किसमें ली? BL में। कितने की ली? 3100 की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस दिन उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? 520। है ना, बड़ा अच्छा टेबल है, बड़ा अच्छा बेहतरीन सा टेबल बना हुआ है जो आपको बड़ी सिंप्लीफाई करके इंफॉर्मेशन दे रहा है। और मुझे इसी किस्म की सवाल में प्रेजेंटेशन पसंद है। मुश्किल पैराग्राफ्स और अंग्रेजियों में नहीं उलझाना चाहिए बच्चों को। कोई फंक्शनल इंग्लिश का पेपर तो ये है नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बनाना चाहूं इसका ट्री, तो ट्री कुछ ऐसे बनेगा कि AL है और नीचे BL है। तो 1 जनवरी 2015 को, यानी कि 2 years ago, 65% इन्वेस्टमेंट जो है वो ली गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा AL है और नीचे BL है। होल्डिंग कितनी ली गई है? 10%। कितनी कॉस्ट पे? 440। उस दिन रिटेन्ड अर्निंग क्या थी उसकी? 815। अब BL में ही हमने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, करेक्ट? तो अगर मैं इसको यहां ट्री में लिखूं तो 1 अप्रैल 2017, ये ईयर एंड से 9 महीने पहले की बात है। ऐसे ही है, 9 months ago। ऐसे ही है ना, 9 months ago 5% इन्वेस्टमेंट, 5%, 10%, 10% इन्वेस्टमेंट मजीद ली गई है। और अब आपकी ईयर एंड के ऊपर इसमें 75% इन्वेस्टमेंट हो गई है। ठीक है, तो समझ में ये आया कि एग्जामिनर ने चेंज इन होल्डिंग दे दिया, और ये चेंज इन होल्डिंग क्या है? ये डिक्रीज इन NCI है। पढ़ा हुआ है ना हमने, डिक्रीज इन NCI। भाई डिक्रीज इन NCI का तो असूल भी हमें याद है, प्रो रेटा रिड्यूस कर दो NCI को।
प्रो रेटा रिड्यूस कर दो एनसीआई को, ऐसा ही है। उसका जर्नल भी हमें याद है, याद कीजिए, जर्नल भी हमें याद है। एक तो हम कहते थे कि सेपरेट फाइनेंशियल में कोई जर्नल हुआ है उसको रिवर्स कर दो, यही कहते थे हम, याद कीजिए। देखिए अब ये चीजें ना मेरे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मेरे से मुराद आपके, मैंने तो पेपर नहीं देना, राइट। दूसरे नंबर पर बैंक डेबिट, बल्कि एनसीआई डेबिट, क्योंकि रिडक्शन इन एनसीआई है, बैंक क्रेडिट और बैलेंसिंग रिटेन अर्निंग में चला जाता था, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, करेक्ट। इसका रूल भी हमें याद है और इसके दो जर्नल्स भी हमें याद है, लें जी, एज इजी एज इट गेट्स। अच्छा ये भी चीज और ये भी चीज दुरुस्त कर लीजिए, 2 years अगो नहीं 3 years अगो होगा, है ना, 15 16 17 3 साल हो गए ना, फिर 2015 पूरा गुजर गया, 16 गुजर गया, 17 गुजर गया, ठीक, फाइन। तो बीएल के निस्बत से हमें यह पता चला कि भाई बीएल हमने 3 साल पहले, टाइमलाइन बीएल की क्या है, टाइमलाइन यह है कि 3 साल पहले हमने ली थी 65% इन्वेस्टमेंट पर, और 2.25 साल तक, टू 1/4 years तक ये इतने पर ही रही, और 9 months अगो यानी कि 3/4 years अगो, ठीक है, 0.75 years अगो, 3/4 of an year अगो, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट 75 हो गई, और अब ईयर एंड पर 75 ही है, ठीक है जी। ये है स्टोरी लाइन, ये है टाइम लाइन बीएल की, जो हम सबके जहनों में होनी चाहिए। फिर व्हाट अबाउट द अदर एंटिटी, वो भी देख लेते हैं। कहते हैं बीएल ने इन्वेस्टमेंट की एफएल में 60%, हमारी सब्सिडरी ने इन्वेस्टमेंट की 6 महीने पहले, चेक कर लेते हैं इसका भी। सो बीएल ने इन्वेस्टमेंट की एफएल में 6 months अगो 60%। अब फैसला यह करना है कि क्या एफएल भी हमारी सब्सिडरी है, डेफिनेटली एफएल भी हमारी सब्सिडरी है, हमारी सब्सिडरी के आगे जो भी रिश्ते होते हैं वो सारे हमारे होते हैं, ऐसा ही है ना। क्या बीएल हमारी सब्सिडरी है, डेफिनेटली बीएल भी हमारी सब्सिडरी है। तो ये बात तो हमने पढ़ ली, इसका मतलब हमने इन दोनों को कंसोलिडेट करना है, ठीक है ना जी। इसका मतलब है सवाल में कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी है और चेंज इन होल्डिंग भी है, चेक कर रहे हैं आप, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कहता है ऑन एक्विजिशन डेट ऑफ बीएल, ठीक है, ऊपर वाली सब्सिडरी की बात हो रही है। कहता है एक्विजिशन डेट के ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स वाज इक्वल, बीएल की बात हो रही है, फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स वाज इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू except a plant whose fair value was 120 million whereas its carrying value was 140 million। तो मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका था, पहले भी अर्ज कर चुका था कि जी एक एसेट में नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी हो सकती है। आ गया ना वो वक्त, वो मौका जब नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही है। इसकी बुक वैल्यू है 140, इसकी फेयर वैल्यू है 120। कहता है वैल्यू इन यूज एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज 150 एंड 10 years रिस्पेक्टिवली। अब वैल्यू इन यूज क्यों बताइए यहां पे, इसलिए बताइए कि आपको ये ना लगे कि यार कहीं ये प्लांट इंपेयर्ड तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको बीएल ने सही से रिकॉर्ड ही नहीं किया, ऐसा नहीं है, इंपेयर्ड नहीं है प्लांट, उसकी वैल्यू इन यूज ज्यादा है।
राइट। बीएल ने उसको सही वैल्यू पे 140 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, बट हम चूंकि चीजों को फेयर वैल्यू पे लाते हैं तो हम उसे 120 पे लाएंगे, लिहाजा -20 की फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हम करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान बात है, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है? कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एफएल, अब एफएल की बात कर रहा है, कहता है उसके जो नेट एसेट्स थे, फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू। तो कह रहा है फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू में कोई फर्क नहीं था उन नेट एसेट्स के से रिलेटेड जो बुक्स में रिकॉर्डेड थे। लेकिन उनके अलावा फर्दर अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी 70 मिलियन की, जो डिस्क्लोज हुई थी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब आपको पता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का असूल मैं आपको पढ़ा चुका कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी हम उसकी फेयर वैल्यू पर लाते हैं। जो भी उसकी फेयर वैल्यू होती है, जो हमारा लीगल एडवाइजर बताता है, हम उस वैल्यू पर उसको लाते हैं। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा एट व्हाट वैल्यू? देखते हैं लीगल एडवाइजर क्या कह रहा है। कहता है एएल्स लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम एस्टिमेटेड दिस क्लेम वुड बी सेटल्ड फॉर 50 मिलियन। कितने का सेटल होगा? 50 मिलियन का। तो आप कितने पे रिकॉर्ड कर लेंगे उसे? 50 मिलियन पे। हाउएवर कहता है इट वाज एक्चुअली सेटल्ड ऑन 15th February 2018 एट 40 मिलियन। बाद में ये एक्चुअली कितने पे सेटल हुआ? 40 मिलियन पे। और किस डेट पर हुआ? 15 फरवरी 2018 पर। अब ये तो वैसे ही ईयर एंड के बाद है, ये तो वैसे ईयर एंड के बाद है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो 50 से 40 हुआ है, क्या हमें इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए? क्या ये एक एडजस्टिंग इवेंट है? क्या हमें इसको 50 से 40 पे ले आना चाहिए? आगे क्या बताता है? कहता है डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एफएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स was 10 February 2018 and the claim was disclosed as contingent liability in FL's financial statements. उसने अभी तक इसको contingent liability रखा हुआ है। बात सुन लीजिएगा जी मेरी गौर से, आसान बात है, मुश्किल बात नहीं। ये सेटल हो रहा है 15 फरवरी को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हो रही हैं 10 फरवरी को। इसका मतलब ये एक एडजस्टिंग इवेंट ही नहीं है, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले पहले हमें पता चल जाता तो हम इसको 40 मिलियन पर ले आते, हम इसको एडजस्ट कर लेते। बट चूंकि ये 10 फरवरी के बाद की बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल की बाद की बात है, तो ये सिरे से एक एडजस्टिंग इवेंट ही नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है 1 जुलाई 2017 को, यानी कि 6 महीने पहले, 6 मंथ्स अगो, एएल ने सेल की अपनी ऑफिस बिल्डिंग हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 43 मिलियन टू बीएल। बीएल को बेच दी उसने एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 50 मिलियन। द बिल्डिंग हैड ए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ of 5 years on the date of disposal. On the same date, BL rented out the building to Monkey Limited for 1 year. ठीक है ना जी? दो बातें हैं इसमें। पहले तो यह है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को पीपी सेल किया है, तो उसकी जो भी एडजस्टमेंट होती है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वगैरह की, वो होगी। पहली चीज तो ये है ना, राइट? दूसरी बात, जो सब्सिडरी है उसने आगे इसको किराए पे दे दिया है, तो सब्सिडरी के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या ख्याल है?
मंकी लिमिटेड कौन है कौन नहीं है, वी डोंट नो, राइट। मंकी लिमिटेड शायद कोई थर्ड पार्टी है, ठीक। कहता है एएल follows fair value model for investment property, whereas BL uses cost model for investment property. Fair value of the building on 31st December was 58 million. ले जी, एक और मजे की बात भी आ गई। क्या? अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस है, और हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस हो तो फिर पॉलिसीज को अलाइन किया जाता है, और किसकी पॉलिसी मानी जाती है आमतौर पर? पेरेंट की। और पेरेंट की पॉलिसी क्या है? फेयर वैल्यू पे लेके चलना, फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो हम इसको फेयर वैल्यू मॉडल पर भी लाएंगे। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक सेल, दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तीसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिफरेंस। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर कहता है ऑन 31st December 2017 FL's recoverable amount was estimated at 3700 million rupees, यानी कि CGU लेवल पर इंपेयरमेंट, पता है ना आपको, हमने एक दफा पहले एक सवाल में CGU की इंपेयरमेंट की हुई है, सब्सिडरी पूरी को CGU बनाकर इंपेयरमेंट की हुई है, वो इस सवाल में भी दोबारा है जी। फिर कहता है एएल ग्रुप फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग द एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर। सो पार्शियल गुडविल मेथड का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि जो जो आप यहां पर इंपेयरमेंट करेंगे उसमें नोशनल एडजस्टमेंट भी होगी, नोशनल गुडविल वाला चक्कर भी आएगा। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं? नेक्स्ट जो बुलेट है, बुलेट नंबर 7, इसको स्किप कर दीजिए। ये रिलेट करता है IAS 19 से। मेरे कोर्स का जो सीक्वेंस है उसमें IAS 19 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के बाद फॉल करता है। वंस आप IAS 19 कर लें तो यकीन कीजिए ये कोई 2 to 3 मिनट्स की एडजस्टमेंट है, उससे ज्यादा की नहीं है, ठीक। बट अगर आप कोर्स का सीक्वेंस फॉलो करके चल रहे हो तो ऑब्वियसली आपने IAS 19 अभी तक नहीं देखा, ठीक है, लिहाजा इस एडजस्टमेंट को छोड़ दीजिए। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st December 2017। ये 25 मार्क्स हैं, अगर मैं वो एक एडजस्टमेंट निकाल दूं तो शायद ये 23 मार्क्स का सवाल रह जाएगा, ठीक है जी। यहां पर पॉज कीजिए और इस पूरे सवाल की तमाम एरियाज को अपने जहनों में जरा पक्का कीजिए। इस सवाल में हमने क्या क्या देखा है? इस सवाल में सबसे पहले तो हमने पॉइंट ये देखा है कि यार नीचे BL है और उससे नीचे FL है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चेंज इन होल्डिंग भी है, ऐसा ही है। डिक्रीज इन NCI वाला पॉइंट है इसमें, डिक्रीज इन NCI, ठीक है जी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी चीज, नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है हमारे एक एसेट में, ठीक है, आसान है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू दी हुई है, आसान है। एक सेल है फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडरी PPE की, आसान है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिफरेंस है फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अकाउंटिंग पॉलिसी पेरेंट वाली फॉलो करनी है हमने, आसान है, ठीक है। इंपेयरमेंट है CGU की और उसके अंदर नोशनल गुडविल की एडजस्टमेंट भी आनी है। तो मेनली ये 7 एरियाज हैं जो इस सवाल में टेस्ट किए जा रहे हैं और जो हमने सीखने हैं, ठीक है जी। यहां पर पॉज कीजिए और इस पूरे सवाल को जरा अपने जहन में
डाइजेस्ट कीजिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इस सवाल को एक दफ़ा अपने ज़हनों में रिवाइज़ किया है कि जी सवाल के मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। तो शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। और सवाल को सॉल्व करने का ज़ाहिर है पहला स्टेप होता है कि उसको रीड करना है, और दूसरा स्टेप होता है कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंफॉर्मेशन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को हमने लिख लेना है अपने पास। ठीक है ना जी? तो आइए लिख लेते हैं अपने पास। पेज नंबर 1, और यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे। लिख लीजिएगा ऊपर प्लीज़। एंड लिमिटेड एएल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिस डेट। ठीक है, अपने पास लिख लीजिएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम सवाल पढ़ते जाते हैं और इंफॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं अपने पास। सबसे पहले एसेट्स लिखे हुए हैं जी। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी, और पीपी आपको नजर आएगा जी 3510 प्लस 2835 प्लस 2200, तीनों के लाइन बाय लाइन ऐड किए जाएंगे क्योंकि दोनों कंपनीज एज ऑफ द एंड ऑफ द ईयर हमारी सब्सिडरीज। ठीक है जी। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आईपी लिख रहा हूं मैं, आप काइंडली पूरा लिखिएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 130 प्लस 45। ठीक है जी। फिर इन्वेस्टमेंट्स, और सारी इन्वेस्टमेंट्स इसमें ऐड कर देते हैं 3540 प्लस 2400। ठीक है जी। फिर कुछ स्पेस छोड़ देते हैं गुडविल वगैरह के लिए अगर वो आ गई तो, और फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 2120 प्लस 1420 प्लस 2800। ठीक है जी। यहां पर हमारे पास एसेट्स का टोटल बन जाएगा। दूसरी साइड पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पेज नंबर 2, इक्विटी लाइबिलिटीज। इक्विटी में शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल आपको पता है सिर्फ पेरेंट का लिखा जाता है हमेशा, 5500। तो सब्सिडरीज का शेयर कैपिटल कहां जाता है आपको पता है, गुडविल की वर्किंग में। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, दो गुडविल्स तैयार होंगी, गुडविल की वर्किंग भी दो बनेंगी। वर्किंग 1 गुडविल, और उसमें दो गुडविल्स नजर आएंगी हमें, देखिएगा आप, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज, जो भी जवाब निकल रहा होगा। बीएल की गुडविल अलग होगी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एट एक्विजिशन और वो सारी चीजें। ठीक है ना जी। और एफएल की गुडविल अलग होगी जी, उसमें भी इसी तरह इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एट एक्विजिशन और वो सारी चीजें। ठीक है ना। तो दोनों के कैपिटल एट एक्विजिशन लिख लेते हैं, यहां पर गुडविल में क्रेडिट कर लेते हैं 4000 और 2500। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स की हम सबको पता है, हम वर्किंग बनाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स ये आपके पास आएगा वर्किंग 2 से, वर्किंग 2 रिटेन्ड अर्निंग्स
और ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 4। रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर मैं देखूं तो AL एट ईयर एंड, AL एट ईयर एंड जो है वो है 2000। फिर BL एट ईयर एंड 1314। फिर काफी सारी स्पेस छोड़ दी मैंने बीच में और मैं आ गया FL पे। FL एट ईयर एंड 6-7 लाइंस छोड़ के FL एट ईयर एंड 1000। ठीक है जी, 2 सब्सिडरीज हैं तो 2 सब टोटल्स बनेंगे, इसका मतलब है। ठीक है जी, ऑलराइट। रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद आपको पता है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI वर्किंग 3, जाके लिख लेते हैं वर्किंग भी पेज नंबर 5 पर। वर्किंग 3 NCI पेज नंबर 5 पर। ठीक है जी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग आ गई। फिर टोटल इक्विटी हम दिखाते हैं, और टोटल इक्विटी के बाद ग्रेच्युटी है। लाइबिलिटीज में आपके पास ग्रेच्युटी है, और ग्रेच्युटी में एक ही नंबर आ रहा है 25 का। ठीक, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज है, और करंट लाइबिलिटीज में 1775 प्लस 1386 प्लस 1500। लीजिए जी, मेरा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। और ये वो स्टेप है जो मैं क्विक करता हूं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाता इसमें, मैं क्विक ये स्टेप करता हूं मैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन इजी स्टेप, सिर्फ डेटा उठाना है और पुट करना है सवाल में। तो ये जितनी जल्दी मैं कर सकूं विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स, ऑब्वियसली रेकलेस नहीं होना, बट मैं क्विकली करता हूं इसको। ठीक है, इसके अलावा एक वर्किंग 4 बननी है जो मुझे मालूम है, पहले से मालूम है। पेज नंबर 6 पर वर्किंग 4 बननी है, वो क्या है? वो है चेंज इन होल्डिंग, और ये आउटसाइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बननी है। और इसमें जर्नल्स क्या करने हैं वो भी मुझे पहले से मालूम है, बाय द वे। मुझे मालूम है कि इसके अंदर मैंने NCI को डिक्रीज करना है, NCI डेबिट, बैंक क्रेडिट, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में बैलेंसिंग जाएगा। और साथ मुझे यह भी मालूम है कि मैंने रिवर्सल करना है जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री हुई होगी उसका। क्या? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हमने मजीद एक्विजिशन की होगी तो एंट्री हुई होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो मैंने एंट्री करनी है बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ये रिवर्सल होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो उसमें जो दोनों एंट्रीज करनी है मुझे पहले ही पता है। ठीक है ना जी, जबरदस्त हो गया काम। तो फिर हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाते हैं और उन्हें सवाल में इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं जी। शुरू करते हैं। स्टेप 2 हो गया, तो स्टेप 3 की जानिब बढ़ते हैं, डबल एंट्रियां करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है जी कि 1 जनवरी 2015 को, आज से 3 साल पहले, AL ने BL को 65% इन्वेस्टमेंट के थ्रू सब्सिडरी बनाया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? 3100 मिलियन। 3100 मिलियन। तो क्या किया जाएगा? देखिएगा जी, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर रहा हूं 3100,
ठीक है ना, और गुडविल में ऐड कर रहा हूं 3100। समझ गए? एंट्री हुई क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, डेबिट गुडविल। बस अब तो आप इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट्स में चीते हो जाएंगे, या मेल या फीमेल चीता हो जाएंगे। आई डोंट नो फीमेल को चीती कहते हैं या नहीं कहते। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, दैट्स हाउ यू हैव टू मनूवर। ठीक है, सो पहली चीज हो गई। अब कहता है रिटेन्ड अर्निंग उस दिन थी 520, लिखा हुआ सवाल में, रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन was 520। तो हमें पता है क्रेडिट गुडविल, डेबिट यहां कर देते हैं, BL एट एक्विजिशन 520। ठीक है जी, BL एट ईयर एंड BL एट एक्विजिशन, फाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों भी ऑब्वियसली मैंने 1-1 मार्क कर दी, बिकॉज ये दोनों फर्स्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, मैंने 1-1 मार्क कर दिए। कहता है फिर 30 अप्रैल के ऊपर चेंज इन होल्डिंग हुई है। मैंने आपको चेंज इन होल्डिंग का एक असूल बताया है कि चेंज इन होल्डिंग का जर्नल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप वहां तक सारी अकाउंटिंग मुकम्मल ना कर लें। तो 1 अप्रैल तक आप जब तक तमाम अकाउंटिंग मुकम्मल नहीं कर लेते, 1 अप्रैल तक की अकाउंटिंग आप नहीं कर लेते, तब तक आपने ये जर्नल नहीं करना था, 1 अप्रैल वाला वेट करना है। तो इसके साथ आप स्टार लगा लेंगे पेपर में बैठे हुए कि यार अभी आई विल हैव टू वेट फॉर दिस। ठीक है, उसके साथ स्टार लगा लीजिए एंड कहिए कि यार ये 1 अप्रैल तक पहले मैं पहुंचा लूं सारा मामला, फिर मैं ये जर्नल करता हूं। ठीक है जी, सो लेट्स वेट फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30 जून को BL ने FL में इन्वेस्टमेंट की। BL ने FL में इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कितनी की? 2400 मिलियन रुपए की। कितनी की? 2400 मिलियन रुपए की। याद रखिए इसके साथ लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा जाएगा इनडायरेक्ट। अच्छा, क्यों इनडायरेक्ट? क्यों इनडायरेक्ट? इसलिए कि ये इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की, बल्कि हमारी सब्सिडरी ने की। ऐसा है या नहीं? ओके, फाइन। ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2400 की, इसका जरा जर्नल देखिएगा। 2400 हम यहां इन्वेस्टमेंट से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। और नॉर्मली तो हम ये करते हैं कि हम ये 2400 पूरा का पूरा गुडविल में लिख देते हैं, ऐसे ही है। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट गुडविल ऐसे ही करते होते हैं, है ना। यहां पे ये सारा 2400 वहां नहीं लिखेंगे, बल्कि इस 2400 का हमारा परसेंटेज गुडविल में डेबिट करेंगे। हमारा परसेंटेज है इस दिन 75%। गौर से देखना है, 65 नहीं है, 75 है। 30 जून को हमारी होल्डिंग BL में 75 है। गौर कर रहे हैं सब? हमारी परसेंटेज खाली 1800। ओके, तो ये तो डेबिट क्रेडिट बराबर ना हुए, फिर क्या ख्याल है? मसला हो गया ना। आपने क्रेडिट किया 2400, किया नहीं किया इन्वेस्टमेंट्स में। आपको स्टैंडर्ड ने डेबिट करने की इजाजत दी 1800। उसने कहा सिर्फ अपना शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना है, NCI वाला तो नहीं लेना। 1800, तो बाकी 600 कहीं ना कहीं तो डेबिट करना पड़ेगा। सच कह रहा हूं या झूठ?
स्टैंडर्ड कहता है, आप में से शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया हो, स्टैंडर्ड कहता है ये एनसीआई में डेबिट किया जाएगा। आप 4-5 लाइनें ऊपर से छोड़ दें एनसीआई में और यहां आके लिखें एनसीआई शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एफएल। जो एफएल में इन्वेस्टमेंट है, जब वो डिलीट की गई बैलेंस शीट से 2400 उड़ाया गया, तो जो एनसीआई का शेयर है वो एनसीआई में से डेबिट किया जाएगा। जो हमारा शेयर है वो गुडविल में डेबिट किया जाएगा। राइट? ये असूल समझ आ गया? तो कानून क्या बना, रूल क्या बना कि जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, गुडविल में सिर्फ आपका शेयर आएगा, योर शेयर। गुडविल में क्या आएगा? योर शेयर। और आपका शेयर कितना है? 75%। जो बाकी है, जो पीछे बचता है, रिमेनिंग, वो एनसीआई में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है जी? ओके, फाइन, ये भी समझ आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है उस दिन रिटेन्ड अर्निंग इसकी 1150 थी। ऐसे ही, सो रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन है 1150। और हमें पता है इसको कैसे लिखते हैं। यहां ये गुडविल में क्रेडिट हो जाती है और डेबिट कहां से होती है? यहां से, एफ एल एट एक्विजिशन 1150। ऐसे ही है, ये तो हमें आता ही है जी। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी? आई डू नो कि आपके जहन में ना एक सवाल आ रहा होगा, why have we taken 75%, why have we debited 600 from NCI? आ रहा होगा आपके जहन में सवाल। डोंट वरी, मैं ये नहीं टरखाऊंगा आपको कि यार स्टैंडर्ड में ऐसे ही लिखा है तो ऐसे करना है ना। आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक टू यू, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ये वैसे ही है जैसे थ्रिलर मूवीज होती हैं कि थोड़ी देर में सस्पेंस से पर्दा उठता है। ठीक? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर ली है, उसमें एक चीज हमने जानबूझ के छोड़ दी है, बिकॉज अभी हम 30 अप्रैल तक हमने तमाम अकाउंटिंग मुकम्मल नहीं की, या 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल 2017 तक तमाम अकाउंटिंग मुकम्मल कर लेंगे, तो फिर वो चेंज इन होल्डिंग वाली एडजस्टमेंट भी इंशाल्लाह कर लेंगे। यहां तक 1 मिनट पॉज कीजिए, तसल्ली से इसको डाइजेस्ट कीजिए। आई होप आप सबने इसको देखा है तसल्ली से। सो फर्स्ट बुलेट हमने कर लिया, एक्सेप्ट फॉर दैट चेंज इन होल्डिंग वाली एडजस्टमेंट विच आई हैव सेड कि हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। सेकंड बुलेट कहता है एक्विजिशन डेट पर, उर्दू में पढ़ रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी में तो मैं पढ़ चुका। सेकंड बुलेट कहता है एक्विजिशन डेट पर प्लांट एक है था बीएल का, जिसके अंदर नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। और हमें पता है वो नेगेटिव फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होती है। पीपी का फेयर वैल्यू डिफरेंस लिखेंगे और यहां -20 कर देंगे। क्या ख्याल है मुराद? डेबिट गुडविल, पहले बात की हमने इस चीज पे। मुराद, डेबिट गुडविल, क्रेडिट व्हाट? डेबिट गुडविल तो क्रेडिट व्हाट? पीपी 20 से। ठीक है, ओके फाइन। फिर कहता है इस पीपीई की पीछे जिंदगी कितनी है? जो क्रेडिट किया है पीपी 20 से, इसकी पीछे जिंदगी कितनी रहती है? कहता है 10 ईयर्स। इसका मतलब है इसकी डेप्रीसिएशन भी कम चार्ज करनी है हमें, है ना? ये उल्टा है, नॉर्मल वाली एडजस्टमेंट से उल्टा है, लेकिन मैं पहले भी आपको एक दफा बता चुका हूं कि यार उल्टा भी हो सकता है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जरा गौर से देखिएगा इसे। सब लोग स्क्रीन की तरफ हमतन गोश होके देखेंगे, अटेंटिव प्लीज देखिएगा। मैं कर रहा हूं 20 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स
into 2.25 ईयर्स, एक ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं, और फिर कर रहा हूं 20 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स into 0.75 ईयर्स। मैं इन दोनों पीरियड्स के लिए अलग अलग नंबर्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2.25 ईयर्स के लिए शेयरिंग रेशो कुछ और थी और 0.75 ईयर्स के लिए शेयरिंग रेशो कुछ और थी। अब जब मैं इसमें से एनसीआई को शेयर दूंगा ना, इसके सब टोटल में से, तो वो उतना सीधा नहीं होगा जैसे पहले होता था कि जी सब टोटल आया 100 रुपया और आप कहते थे यार एनसीआई 30% है, तो मैं कहता था ठीक है जी 30 लिख देते हैं। ना ना ना, अब चीजें हो रही है मुश्किल। अब जब सब टोटल आएगा फर्ज कीजिए 100 रुपया, तो हम पड़ जाएंगे परेशानी में कि यार इसमें तो कुछ अरसे तक शेयरिंग की रेशो 35% थी और कुछ अरसे तक शेयरिंग की रेशो 25% थी। तो कौन सी एडजस्टमेंट किस वक्त की है, पढ़ेंगे ना हम परेशानी में या नहीं, बताइए, है ना? तो इस वजह से मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है जी। 20 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इंटू 2.25 बनता है मेरा ख्याल से 4.5, और ये पॉजिटिव होगा, डेप्रिसिएशन कम होगी इस पीरियड के लिए इतनी, ऐसा ही है। एंड 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 0.75 ईयर्स बनता है 1.5, ये भी पॉजिटिव होगा, डेप्रिसिएशन इतने अरसे के लिए कम होगी। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यह आसान हो गया। बुलेट नंबर 2 भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। 4.5 और 1.5 ये जर्नल बनता है रिटेन अर्निंग में क्रेडिट 6 का। कहीं ना कहीं डेबिट करना है ना मुझे, है ना? कहां डेबिट करेंगे? डेप्रिसिएशन कम होने का डेबिट कहां होता है? पीपी में, 6 का। तो लीजिए जी, इसके साथ भी मैंने फ्लैग कर लिया, पीपी में डेबिट कर दिया 6, और रिटेन अर्निंग में भी क्रेडिट 6 ही किया बेसिकली, बट थोड़ा सा जरा स्प्रेड करके 4.5 और 1.5 अलग अलग करके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, थर्ड बुलेट पे आते हैं। थर्ड बुलेट वही कंटिंजेंट लाइबिलिटी वाला, के जी 50 मिलियन हमारे लीगल एडवाइजर ने कहा था उसकी अमाउंट बनती है, और सब्सीक्वेंट टू ईयर एंड वो 40 पे आई, लेकिन वो तो एडजस्टिंग इवेंट ही नहीं बनता IS 10 के मुताबिक। पढ़ा है ना आपने IS 10 मेरे से, राइट? एडजस्टिंग इवेंट तो वो होते हैं जो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक होते हैं। ये तो डेट ऑफ अप्रूवल के बाद की बात है, 15 फरवरी। डेट ऑफ अप्रूवल तो 10 फरवरी को हो गया था, तो वो 50 मिलियन पर ही रहेगी कंटिजेंट लाइबिलिटी। कैसे करेंगे? पहले भी करके दिखाया हुआ मैंने आपको। कंटिजेंट लाइबिलिटी कितने की? कंटिजेंट लाइबिलिटी 50 की, तो -50 लिखेंगे, पहले भी किया हुआ हमने ये। मींस डेबिट गुडविल, नाउ यू मस्ट क्रेडिट इट समवेयर। वेयर वुड यू क्रेडिट इट? यू वुड क्रेडिट इट इन लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में डाल देते हैं, बिकॉज ईयर एंड के बाद तो वो पे हो ही गई है 50। सो डेबिट गुडविल, क्रेडिट कंटिजेंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट लाइबिलिटी। अच्छा, बाय द वे, हमने फ्यूचर में देखना है। यहां तो ये था ना कि ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं था, हमने इंशाल्लाह फ्यूचर में ये देखना है कि अगर ये एडजस्टिंग इवेंट होता तो क्या होता, अगर ये 50 से 40 पे आ जाती तो क्या होता, या कई औकात ऐसे भी होता है कि बाद में, उस वक्त तो वो सब्सिडरी ने कंटिजेंट लाइबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज की हुई थी, बाद में सब्सिडरी ने खुद भी वो रिकॉर्ड कर ली। अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा? जाहिर है आप डबल डबल रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे ना, कि जी सब्सिडरी ने खुद भी रिकॉर्ड की हुई है से इस 1500 के अंदर शामिल है 50, और आप 50 ऊपर भी रिकॉर्ड कर दें, ऐसे थोड़ी करेंगे।
ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करते हैं, इंशाल्लाह ये हमने देखना है इन द फ्यूचर, डोंट वरी। ठीक, सो सिंपल एडजस्टमेंट की डेबिट गुडविल, क्रेडिट लाइबिलिटी 50 से, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। ठीक है जी। उसके बाद देन फिर क्या होगा देखिएगा। फोर्थ बुलेट कहता है ऑन 1 जुलाई 2017 एएल ने अपनी एक ऑफिस बिल्डिंग बेची, किसको, बीएल को, यानी कि पेरेंट ने सब्सिडरी को, और बिल्डिंग की बकिया यूजफुल लाइफ जो थी वो 5 इयर्स थी। कहता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई बीएल के पास और दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छी बात है, बट ये सारा काम हो रहा है 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, इसका मतलब है वो जो 1 अप्रैल 2017 वाली ऊपर वाली हमारी एडजस्टमेंट है ये उसके बाद की बात है, ऐसा है या नहीं। देखिए मेरा ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए, जो मेरी 1 अप्रैल 2017 वाली ऊपर वाली एडजस्टमेंट है ये उसके बाद की बात है। अच्छा ओके फाइन, बुलेट नंबर 4। बुलेट नंबर 5 कहता है कि ईयर एंड के ऊपर एफएल की रिकवरेबल अमाउंट इतनी थी, ये भी उस 1 अप्रैल 2017 के बाद की बात है, सच है या नहीं। इसका मतलब है बुलेट नंबर 4 और 5 यानी कि इसके आगे जितने भी बुलेट्स हैं, थर्ड के बाद जितने भी बुलेट्स हैं वो सारे 1 अप्रैल 2017 के बाद की बातें हैं। तो क्या ख्याल है, पहले जाकर 1 अप्रैल 2017 वाली वो एडजस्टमेंट ना कर लें। राइट, फर्स्ट एडजस्टमेंट 1 अप्रैल 2017 की वो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें यह पता है कि रूल ये होता है कि एनसीआई की प्रो रेटा रिडक्शन, हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस ऑफ एनसीआई एट एनसीआई ऑफ कौन सी, अब सब्सिडरियां भी दो हैं, बीएल की एनसीआई एट 31 दिसंबर, सॉरी नॉट 31 दिसंबर, 1 अप्रैल 2017 हमें उसका बैलेंस चाहिए, करेक्ट। उस दिन उसका बैलेंस क्या था। अब उसका बैलेंस कहां बनता है, उसका बैलेंस बनता है वर्किंग 3 में। अब वर्किंग 3 में उसका बैलेंस कैसे बनेगा, वर्किंग 3 में उसका बैलेंस ऐसे बनेगा, मैं यहां लिखता हूं बीएल और यहां मैं लिखता हूं इनिशियल वैल्यू जो कि आई थी 1 जनवरी 2015 पर, और फिर मैं लिखता हूं पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग जो कि आई अंटिल 1 अप्रैल 2017। क्या ख्याल है, राइट ऐसे ही है ना। सो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग टिल 1 अप्रैल 2017, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा यहां पर तो मेरे पास बन जाएगा एनसीआई ऑफ बीएल एट 1 अप्रैल 2017, राइट, ऐसा है या नहीं। सो ये बैलेंसेस जरा एक मिनट सोचिएगा, ये बैलेंसेस सारे कैसे बनेंगे, किन वर्किंग्स की मदद से इनिशियल वैल्यू बनती है और पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग का एनसीआई का शेयर बनता है, ये कौन सी वर्किंग्स होती हैं जिनकी मदद से ये बनता है। हमें पता है ये चीज वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2 के अंदर बनती है, गुडविल की वर्किंग में और रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग में, ऐसे ही है। बना के देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू के लिए मैं गुडविल की वर्किंग पे चला जाता हूं।
यहां पर बीएल की गुडविल बन रही है जी, ऐसे ही है। कैपिटल आ गया, रिटेन्ड अर्निंग आ गई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या बनते हैं जी बीएल के? सब टोटल क्या बनता है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 4500, राइट? इट्स जस्ट अ सब टोटल, इसकी कोई डबल एंट्री की जरूरत नहीं है। एनसीआई क्या बनेगी? सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एनसीआई बनानी है। किस बेसिस पे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो 4500 का 35%, करेक्ट? एनसीआई क्या बनेगा? 1575, राइट? इसका कर लें डेबिट क्रेडिट। डेबिट गुडविल, क्रेडिट एनसीआई। लीजिए जी, पहली चीज तो आपके पास पूरी हो गई, पहला मसला तो आपका हल हो गया, 1575 आपके पास आ गया। ले जी, मुबारक हो आपको। फिर दूसरा मसला, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स। अब अगर आप 1 अप्रैल 2017 वाली लाइन पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो आपको यह नजर आएगा कि 1 अप्रैल 2017 पर जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ऑफ द इन्वेस्टी, वो है 815। वो क्या है? 815। तो इन 2.25 ईयर्स का जो शेयर है ऑफ एनसीआई, वो पता कितना बनता है? देखिएगा जी, 815 था 1 अप्रैल पे, 520 था डेट ऑफ एक्विजिशन पर, यह बन गया तकरीबन 300। ऐसा है या नहीं? यह है 2.25 साल का उसका मुनाफा। 515, सॉरी 815 और 520। लेकिन इसमें एडजस्ट किया जाएगा 4.5, ऐड किया जाएगा। 4.5 क्या है? उन 2.25 साल से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी तो है ना हमारे पास, है या नहीं? ये डेप्रिसिएशन वाली जो ऊपर अलग करके दिखाई थी जानबूझ के। तो उन 2.25 साल का शेयर ऑफ प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट पहले बना लेते हैं। क्या बना? उन 2.25 साल का टोटल प्रॉफिट बना 299.5, और एनसीआई का शेयर बना 35%। करेक्ट? सही कह रहा हूं मैं? तो एनसीआई का क्या शेयर बना? 299.5 का 35% इज इक्वल टू, राउंड कर देते हैं, 105। 105। इसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई होगी, बट कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। 2.25 साल का जो सब्सिडरी का मुनाफा है, उसमें एनसीआई का 35% शेयर ले लिया। सब लोग गौर से स्क्रीन की तरफ देखेंगे जी, गौर से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। यहां पर एक सब टोटल लगाया जाएगा, यहां पर एक सब टोटल लगाया जाएगा। उसका जो भी टोटल होगा, जो भी टोटल होगा उसका, उसमें से 105 माइनस कर दिया जाएगा। सब्सिडरी का एक सब टोटल लगाया जाएगा, वो सब टोटल कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसमें से कितना माइनस किया जाएगा? 105। यहां में मैंने नीचे 2-3 लाइनें छोड़ दी हैं। मैंने क्यों छोड़ी हैं? मजीद एडजस्टमेंट्स अभी सवाल में रहती हैं, इस वजह से। यहां पे और चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है, और आएंगी, आप खुद भी देखेंगे। तो एंट्री की जा रही है डेबिट रिटेन्ड अर्निंग बाय 105, क्रेडिट व्हाट? एनसीआई बाय 105। यही जर्नल होता है डेबिट क्रेडिट का।
तो NCI ऑफ BL एट 1 अप्रैल 2017 डेबिट क्रेडिट्स के थ्रू हमने बना लिया 1680 रुपए, 80 मिलियन रुपए ऑब्वियसली, करेक्ट। और हमने चूंकि इसमें प्रो रेटा रिडक्शन करनी होती है तो हमारा नंबर बन जाएगा 1680 डिवाइडेड बाय 35% मल्टीप्लाइड बाय 10%, ऐसे ही है। प्रो रेटा रिडक्शन का नंबर बन जाएगा ना जी। तो एनसीआई की रिडक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 480 मिलियन रुपीस। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे डेबिट एनसीआई बाय 480, क्रेडिट बैंक बाय 440। तो बैलेंसिंग कहां जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग में एज अ गेन, हाँ या ना? रिटेन्ड अर्निंग में जाता है ना बैलेंसिंग 40। एक ये एंट्री करेंगे आप। दूसरा क्या जर्नल करेंगे? जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवर्सल है, डेबिट बैंक बाय 440, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बाय 440, जो उसने इन्वेस्टमेंट में 440 रिकॉर्ड किया होगा, करेक्ट। यही दो जर्नल्स बनते हैं जी चेंज इन होल्डिंग के। इसको 1 मिनट पॉज करके तसल्ली से देख लें, फिर हम ये जर्नल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जी। चलिए, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सबने इसको देखा और ये कोई खास मुश्किल नहीं है, हम कोई दूसरी तीसरी बार ये इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। तो आइए फिर इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। पहला जर्नल है जी एनसीआई डेबिट, बैंक क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अच्छा, मैं बैंक वाली एंट्री नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? बिकॉज बैंक ऑलरेडी डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो बैंक को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 440 से क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है, आई डोंट वांट टू डू इट। मैं रिटेन एनसीआई 480 से डेबिट करता हूं, रिटेन्ड अर्निंग 40 से क्रेडिट करता हूं। कर लेता हूं जल्दी से। एनसीआई 480 से रिड्यूस करता हूं पहले तो, रिडक्शन इन BLNCI, तो ये हो जाएगा 480 से रिड्यूस, ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग 40 से क्रेडिट करता हूं, यहां लिखता हूं गेन ऑन चेंज इन होल्डिंग, तो 40 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये वर्किंग फोर्स से आ गया। तो मैंने एनसीआई 480 से डेबिट कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग 40 से क्रेडिट कर दी, पीछे रह गया, ये दोनों हो गई, पीछे रह गया सिर्फ 440 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है। वो बैलेंस शीट के फेस पे जाके 440 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर लेते हैं जी। ये बैलेंस शीट का फेस है, ये 440 की इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई जी। ले जी वर्किंग फोर्स, ठीक। ये जर्नल भी कर लिया हमने, चेंज इन होल्डिंग का जर्नल भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जी, ठीक है।